हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले एपिसोड में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच जो मैच हुआ उसका मैच रिएक्शन वीडियो बनाना बाकी था, तो उसको लेके और उसके साथ साथ जेडन सैंचो और एरिक टेन के बीच जो इश्यूज हो रहा है उसको लेके। देखिए, बेयरली ऐसा कोई दिन जाता है जब हम लोग के क्लब को लेके कोई नया कंट्रोवर्सी, कोई नया न्यूज या फिर कोई नेगेटिव न्यूज बाहर नहीं आता। हर दिन कुछ ना कुछ जरूर निकल के आता है। तो जितने भी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके न्यूज कवर करते हैं, तो उनके पास तो कंटेंट की कोई कमी नहीं। और इसी चीज को लेके एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रेंड मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं कि यार कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं निकलता क्लब से। जब आप हार जाते हो एक मैच, उसके बाद एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज और एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज लगाई है। और उसके साथ साथ क्लब का टेक ओवर को लेके भी ग्लेजर के साथ जो नाटक चल रहा है वो भी एज इट इज चल रहा है। तो इसीलिए एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कभी कभार मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं कि मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। इसीलिए मैं पिछले 2 दिन से ये वीडियो नहीं बनाया। तो अभी क्या करें, अगर अपना क्लब इतना दुख देती है हम लोगों को, तो वो तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्लब का जब अच्छा टाइम चल रहा था उस टाइम में हम क्लब के साथ खड़े थे। तो अभी अगर क्लब का बुरा टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे हम क्लब को तो छोड़ नहीं सकते। तो चलिए अभी मेन टॉपिक में जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर मैं बात करता रहूं तो वो बात कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच जो मैच था उसको लेके। तो अगर कोई मैच का रिजल्ट देखे तो उसको लग ही सकता है कि वन साइडेड मैच था। आर्सेनल ने फिर से यूनाइटेड को शायद बुली किया होगा और यूनाइटेड भी मैच में ऐसा कुछ खास किया नहीं, तो इसीलिए आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर से 3-1 हरा दिया। और उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो अवे फॉर्म है, जो पुअर फॉर्म है, जो चल रहा था कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट सीजन, वो वापस से एज इट इज चल रहा है। लेकिन जो लोग मैच देखे हैं उनको पता है कि मैच का जो स्कोर लाइन है दैट डजंट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल रियलिटी व्हिच हैपेंड इन द मैच। तो इसी चीज पे बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैच जब शुरू हुआ तो आर्सेनल वर ऑब्वियसली द बेटर टीम। वो लोग का जो फुटबॉल था उसमें थोड़ा बहुत फ्लूइडिटी था, और उसके साथ साथ हम लोग भी देख रहे थे कि हम लोग का भी एक क्लियर कट प्लान था कि हम लोग आर्सेनल के साथ पोजीशन फुटबॉल में शायद डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग प्लेइंग फ्रॉम द बैक ज्यादा खेल रहे थे, ताकि आर्सेनल को हम लोग अपने पास ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए और उसके बाद हम लोग नीचे से एक लॉन्ग बॉल खेल पाए, ताकि हम लोग मार्कस राशफोर्ड को अनलॉक कर सके। तो वही चीज धीरे धीरे शुरू से करते करते हम लोग एक पॉइंट में जाके अनलॉक कर दिए और मार्कस राशफोर्ड ने एक लाजवाब गोल स्कोर कर दिया और हम लोग आउट ऑफ नोवेयर अचानक से 1-0 हो गए। क्योंकि उससे पहले हम लोग मैच में कुछ चांस क्रिएट नहीं किए थे। उसके पहले अगर देखा जाए तो आर्सेनल ऑलरेडी क्रिएटेड अ बिग चांस जिसको काई हैवर्ट्ज ने मिस कर दिया। अगर काई हैवर्ट्ज के जगह पे कोई दूसरा प्लेयर होता तो शायद वो गोल पहले ही हो जाता। काई हैवर्ट्ज का कॉन्फिडेंस भी डाउन है और उसके साथ साथ नए टीम में जाने के बाद उसके ऊपर बहुत सारा एडेड प्रेशर भी है टू परफॉर्म वेल इन स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ मैचेस। तो वो चीज मुझे लगता है कि उसको थोड़ा अपने फोकस से उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सारा जो आउटसाइड जो प्रेशर है उसको। तो मेरे ख्याल से उसको अभी भी टीम में जेलन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक हम लोग मैच में कोई ऐसा खास चांस क्रिएट नहीं किए थे। हम लोग का पहला जो शॉट ऑन टारगेट था वो था राशफोर्ड वाला गोल और हम लोग गोल स्कोर कर दिए। उसके बाद 35 सेकंड के अंदर आर्सेनल जब गोल कंसीड करने के बाद सेंटर से मैच चालू किया तो वो लोग भी आसानी से स्कोर कर दिया हम लोग के अगेंस्ट। मतलब ये चीज जो है ना, ये चीज अनफॉरगिवेबल है। मतलब आप एक बड़े मैच में जाके आप स्कोर करने के बाद विद इन अ मिनट आप ऐसे गोल कंसीड नहीं कर सकते। जब हम लोग वो गोल कंसीड किया, अगर आप हाइलाइट्स में जाके उसका रिप्ले देखे तो आपको दिखेगा कि वी वर डिफेंडिंग लाइक स्कूल बॉय डिफेंडर्स, और किसी ने किसी प्लेयर को मार्क ही नहीं कर पाया। आर्सेनल का जितने भी सारे प्लेयर्स रन बना रहे थे किसी को भी मार्क नहीं किया हम लोग, और अचानक से हम लोग गोल कंसीड कर लिए। मार्टिनेली उससे पहले भी कुछ टाइम कोशिश कर रहा था लेफ्ट से कुछ क्रिएट करने का। मैक्सिमम टाइम आर्सेनल लेफ्ट से ही कुछ कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्टिनेली के साथ एरन वन-बिसाका का जो एक आपस में जो लड़ाई चल रहा था थ्रू आउट द मैच, दैट वाज ऑसम। मार्टिनेली भी कोशिश कर रहा था अंदर आने के लिए और एरन वन-बिसाका भी उसको रोकने के लिए सब कुछ कर रहा था। तो वो चीज देखने को मिला थ्रू आउट द मैच। लेकिन हम लोग जब वो गोल कंसीड किए फर्स्ट हाफ में तो मार्टिनेली इजीली
फाइंड हिमसेल्फ इन ऑपोजिशंस बॉक्स एंड उसके बाद वो ओडेगार्ड को पास दे दिया और ओडेगार्ड ने वो शानदार गोल स्कोर कर दिया। देयर एंड देयर आर्सेनल गेम में वापसी कर ली। तो ऐसे बड़े मैच में जाके आप ऐसे गोल कंसीड नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू हैव स्कोर्ड द फर्स्ट गोल राइट बिफोर इट। तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट हाफ में थोड़ा कोशिश किए खेलने की, लेकिन आर्सेनल वेट द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ। और उसके बाद हम लोग जब सेकेंड हाफ में मैच चालू किए तो सेकेंड हाफ में पहले कुछ मिनट तक आर्सेनल कुछ कोशिश कर रहा था क्रिएट करने का, लेकिन वी वर एबल टू रेस्ट्रिक्ट देम आउटसाइड आवर बॉक्स। तो वो लोग बॉक्स के अंदर नहीं आ पा रहे थे। हमेशा से ही वो लोग सेकेंड हाफ में यही कोशिश कर रहे थे कि लेफ्ट फ्लैंक से कुछ क्रिएट हो जाए, और लेफ्ट फ्लैंक से आपका मार्टिनेली कोशिश कर रहा था, एरन वन बिसाका भी उसको ब्लॉक कर रहा था एक के बाद एक। और अगर दूसरे तरफ आप देखें तो साका का गेम भी उतना कुछ हाईफाई नहीं था फर्स्ट हाफ में, क्योंकि डिएगो डालोट वाज रियली वेरी गुड। डिएगो डालोट हालांकि वो उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था अपना जी जान कोशिश में। वो सेकेंड हाफ में भी अच्छा ही परफॉर्म किया। और उसी के साथ साथ धीरे धीरे करके मैच जितना प्रोग्रेस होता रहा, हम लोग मैच में और भी बेहतर खेलने लगे। जो फर्स्ट हाफ पे जो हम लोग का प्लान था वो था आपका प्योर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। तो उसके लिए ओनाना फर्स्ट हाफ में बहुत सारा लॉन्ग बॉल प्ले कर रहा था नीचे से, ताकि मार्कस राशफोर्ड या फिर एंथोनी को थोड़ा स्पेस मिल जाए बिहाइंड द रन बनाने के लिए, और वो लोग कुछ क्रिएट कर पाए आउट ऑफ नथिंग। लेकिन सेकंड हाफ में हम लोग का जो मिडफील्ड है वो है आपका कैसेमीरो, ब्रूनो और एरिक्सन। इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा होने लगा, और उसके साथ साथ हम लोग पोजीशन भी मेंटेन करना चालू कर दिए, और हम लोग एट टाइम्स आर्सेनल्स के बॉक्स पे जा रहे थे और कुछ कुछ चांसेस क्रिएट कर रहे थे। स्पेशली मार्कस राशफोर्ड 2-3 अच्छा चांस क्रिएट किया था, लेकिन वो अपना जो एंड में जो डिसीजन होता है कि हम शॉट ले ले या फिर जो बेटर पोजीशन में है टू स्कोर अ गोल उसको पास खेल दे, उस टाइम पे मार्कस राशफोर्ड थोड़ा हिचकिचाए और मार्कस राशफोर्ड फर्स्ट टाइम शॉट लेने की कोशिश किया और हम लोग वो सारे चांस गवा दिए। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें, हम लोग मार्शियल के साथ शुरू किए थे ये वाला मैच, तो मार्शियल भी उतना सारा कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा था मैच में, क्योंकि मार्शियल का कोई फिजिकल प्रेजेंस था ही नहीं अप फ्रंट। और उसी के साथ साथ मैच में जब हॉयलैंड का इंट्रोडक्शन हुआ तब हम लोग का जो मैच है वो इंटरेस्टिंग होता गया, क्योंकि हॉयलैंड आने के बाद हम लोगों को दिख रहा था कि हम लोग के टॉप हाफ में एक नंबर 9 है जिसका एक फिजिकल प्रेजेंस है फील्ड में। वो हर बार गैब्रियल को परेशान कर रहा था और उसके साथ साथ आर्सेनल के बाकी डिफेंडर को भी परेशान कर रहा था, while receiving a ball and while holding a ball and making a pass to another Manchester United player। तो उसी के साथ साथ आपका गर्नाचो भी आ गया, और वो इंपॉर्टेंट मोमेंट मैच पे आया जब मैच का जो सिचुएशन है वो एकदम से ही पूरा चेंज हो गया। जी हाँ, गर्नाचो वाला जो गोल है, जो कि आपका वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ऑफ दिस सीजन हो सकता था, वो गोल आपका मिलीमीटर फाइन मार्जिन के लिए, मतलब मिलीमीटर ही था वो फाइन मार्जिन, उसके लिए ऑफसाइड हो गया। उसके बाद से मैच का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे पलटता गया आर्सेनल की तरफ। देखिए, इस चीज में आपको बोलना ही पड़ेगा कि रेफरिंग जो हो रहा है एपीएल में वो टू द मार्क नहीं हो रहा है। अभी सीजन में, अभी ये नया सीजन में कितना सारा मैचेस हुआ है, ओनली 4 गेम वीक हुआ है। अभी से ही हम लोग इतना सारा कंप्लेन कर रहे हैं हर एक गेम वीक में कोई ना कोई मैच को लेके कि रेफरिंग डिसीजन ठीक नहीं था, रेफरिंग डिसीजन ऐसा था, रेफरिंग डिसीजन वैसा था। आप अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की ही बात करें ना, तो पहले वाला मैच में उसको पेनल्टी नहीं मिला, उसके बाद स्पर्स वाला मैच में हम लोग को पेनल्टी नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो गया और गेम वीक हुआ है आपका सिर्फ 4। और यही चीज मेरे ख्याल से थोड़ा अलार्मिंग है सारे फैंस के लिए, क्योंकि देखिए ये आज हम लोग के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के डिसीजंस में या फिर उन लोगों के टेक्निक्स में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि अगर आप जो एंगल टीवी में दिखाया गया था मैच ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे, उस एंगल से अगर आप देखें तो उसको लगता है ऑफसाइड। अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो लगता है कि ये तो मार्जिनल है। उन लोगों को कैसे पता कि कौन से एंगल से आपको वो लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो वो रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा या फिर क्लोज टू एक्यूरेट आएगा, जो आपको बता पाएगा कि ये जो सिचुएशन है ये ऑफसाइड है या फिर वो ऑफसाइड नहीं है। ये थोड़ा डिबेटेबल है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें जो हॉयलैंड के ऊपर पेनल्टी वाला शाउट था, उस चीज को जैसे कि आफ्टर द मैच जब एरिक टेन हाग को पूछा गया तो एरिक टेन हाग ने ये चीज बोला कि वो मेरे ख्याल से वो ऑफसाइड नहीं था, और वो जो पेनल्टी इंसिडेंट था हॉयलैंड के ऊपर उसको वीआर ने चेक भी नहीं किया, उसके ऊपर किसी ने उतना टाइम दिया ही नहीं। ऐसा क्यों? इतना क्यों इनकंसिस्टेंसी होगा कोई मैच में रेफरिंग डिसीजंस में? अगर राइवल्स फैन जितने भी हैं वो लोग इस चीज को लेके बोल ही सकते हैं कि एरिक टेन हाग सॉल्टी हो रहा है, मैं भी सॉल्टी हो रहा हूं। लेकिन अगर ये क्लिप आप अच्छी तरह से देखें और अगर
आपके क्लब के कोई स्ट्राइकर के साथ ये चीज होता तो आप लोग क्या नहीं कहते? मेरे ख्याल से आप लोग भी सेम ही कहते। जो मैं अभी फील कर रहा हूं वो आप लोग भी फील करते। देखिए, बेंटर अलग बात है कि आप लोग बोल ही सकते हैं कि यूनाइटेड अगेन हार गया एक एवे मैच, आर्सेनल में जाते हुए फिर से एरिक टेन हाग हार गया, वो चीज अलग बात है। लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो उससे चेंज नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल से अगेन दैट वाज अ पुअर रेफरिंग डिसीजन। और जब सीजन आगे प्रोग्रेस होगा और भी ज्यादा, तो मालूम नहीं रेफरिंग डिसीजन और भी हॉरिबल होते जाएंगे या फिर वो लोग ये सारा जो गलती है इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ओनली टाइम विल टेल। तो चलिए रेफरिंग डिसीजन को हटा के अभी फिर से मैच में चलते हैं। तो मैच में जो वो गर्नाचो वाला जो गोल है वो जब रूल्ड आउट हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को लगा, हम लोग मेंटली थोड़ा एक ब्लॉकेज फील कर रहे हैं कि फिर से हम लोग को वापस से शुरू से चांस क्रिएट करना होगा टू विन दिस मैच। और उसी टाइम पे आर्सेनल धीरे धीरे हम लोग के ऊपर हावी हो रहा था। जब 90 मिनट्स के आसपास हम लोग पहुंच गए थे तो उस टाइम पे आर्सेनल चालू कर दिया था हम लोग के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, क्योंकि उससे पहले तक हम लोग थोड़ा बहुत गेम कंट्रोल कर रहे थे। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि अगर ये मैच ड्रॉ होता, वो आपका 1-1 भी हो सकता है, वो आपका 2-2 भी हो सकता है, क्योंकि आर्सेनल भी कुछ चांसेस क्रिएट किए। साका ने एक चांस मिस किया था जो साका की क्वालिटी का प्लेयर के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि ही शुड हैव कन्वर्टेड दैट चांस इनटू अ गोल। तो वो लोग कर नहीं पाए। तो हो ही सकता था कि वो गोल हो जाए और उसके बाद गर्नाचो वाला गोल भी हो जाता। तो देखिए, मेरे ख्याल से जो पूरा मैच था, वो पूरा मैच का जो स्कोर लाइन एट द एंड ऑफ द डे आया 3-1, वो मैच का जो एक्चुअली में मैच में क्या हुआ ये चीज नहीं बताता। और मैच जितने भी सारे लोगों ने देखे, मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा लोग इसी चीज में एग्री करेंगे कि अगर ये रिजल्ट जो है वो एक ड्रॉ होता, लाइक 1-1 और 2-2, तो वो एक फेयर रिजल्ट होता। क्योंकि मेरे ख्याल से आर्सेनल वो मैच से जितना डिजर्व करता है, हम लोग भी उस मैच से कुछ ना कुछ पॉइंट डिजर्व करते हैं। आर्सेनल ने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया कि वो लोग मैच जीत गए। हाँ, वो लोग कहां मैच जीत गए ये अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम लोग इंजुरी के वजह से हम लोग विक्टर लिंडेलॉफ और लिसांड्रो मार्टिनेज इन दोनों को ही सब्स्टिट्यूट कर लिए। तो कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लिंडेलॉफ का इंजुरी एक्चुअली में था या नहीं था, या फिर वो एक प्रिकॉशनरी सब था। तो इसको लेके मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल हूं कि मुझे अब भी लग रहा है कि एरिक टेन हाग को लिंडेलॉफ के साथ गेम एंड करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जैसे सब लोगों को मालूम है कि फुटबॉल में इफ्स एंड बट्स नहीं होता, तो जैसे जो हो गया वो हो गया। तो अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसमें हम लोग बातचीत जरूर कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर हम लोग का जो फेवरेबल सेंटर बैक पेयरिंग है वो है आपका वारान और लिसांड्रो मार्टिनेज, अगर ये दोनों नहीं होते और उसके बाद आपका लुक शॉ और लिंडेलॉफ इन दोनों भी अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो हम लोगों का टीम विल एंड अप विथ आवर 5th चॉइस एंड 6th चॉइस सेंटर बैक, जो है आपका हैरी मैग्वायर एंड जॉनी इवांस। तो इन दोनों के साथ अगर आप खेलोगे इतने टॉप लेवल में, तो आप पूरा मैच एंड में जाके नहीं बचा पाएंगे। और वही चीज हम लोग के साथ हुआ। हालांकि वो इतने भी गंदे नहीं खेले जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग खेलेंगे। 90 मिनट्स तक हम लोग कोई गोल कंसीड नहीं किए। हालांकि आर्सेनल एट द एंड प्रेशर क्रिएट करना चालू कर दिया था, लेकिन हम लोग 97 मिनट और 101 मिनट इतना डीप में जाके बैक टू बैक गोल कंसीड कर लिए, वो भी छोटा छोटा इंडिविजुअल मिस्टेक्स के वजह से। और वो मिस्टेक्स आपका हुआ जॉनी इवांस से ही। तो देखिए, उसमें भी कंट्रोवर्सी है कि ओडेगार्ड का जो शॉट था वो डिफ्लेक्ट एक्चुअली में हुआ था या नहीं हुआ था। तो उस डिबेट में जिसके बाद उसको कॉर्नर मिला, उसी से वो लोग गोल स्कोर किए। तो उस डिबेट में मुझे नहीं जाना, क्योंकि देखिए वो जो पेनल्टी वाला इंसिडेंट था, ये जो ऑफसाइड वाला इंसिडेंट है, या फिर ये ओडेगार्ड का शॉट से वो एक्चुअली में कॉर्नर हुआ था कि नहीं, ये सारा जो कंट्रोवर्सीज है, दिस इज पार्ट ऑफ अ गेम। और ये चीज कभी आपके फेवर में जाएगा तो कभी आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो वो वाला दिन हम लोगों के लिए उतना फेवरेबल डे था नहीं, हम लोग के साथ हम लोग का कोई लक था नहीं। अगर होता तो कुछ डिसीजन शायद हम लोग के फेवर में चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो कॉर्नर हुआ तो जॉनी इवांस को क्लोज डाउन करना था आपका डेक्लन राइस, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जॉनी इवांस का जो एज है, आप देख ही सकते हो ना, 8 साल पहले जॉनी इवांस क्लब छोड़ के चला गया था। वो लेस्टर में खेलता था और लेस्टर भी उसको रिन्यू नहीं किया। हम लोग उसको प्री सीजन में थोड़ा खिला रहे थे हम लोग के साथ, ताकि वो फिटनेस ना लूज करे और किसी दूसरे क्लब में जा पाए। लेकिन हम लोग का आप नीयत देखो, हम लोग का औकात देखो कि हम लोग को एक प्रॉपर सेंटर बैक खरीदना चाहिए था, जो एरिक टेन हाग का डिमांड भी था अपने बोर्ड के पास, लेकिन हम लोग वो चीज उसको प्रोवाइड नहीं कर पाए और हैरी मैग्वायर को भी बेच नहीं पाए। तो सडनली इन अ मैच, अ हाई वोल्टेज मैच लाइक आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी एंड अप
इन द बैक विथ हैरी मैग्वायर एंड जॉनी इवांस। तो फुटबॉल में, अभी मॉडर्न फुटबॉल में टॉप टीम के साथ जब आप खेलोगे तो मार्जिन्स बहुत फाइन होते हैं। मैच के कोई भी टाइम पे आप एक मोमेंट के लिए अगर आप एक छोटे से भी गलती कर देते हो ना, तो ओपोनेंट कैन पनिश यू ऑन दैट मिस्टेक। और वही चीज हुआ, हम लोग लास्ट जो 2 गोल्स कंसीड किए वो आया एज ए सकर पंच, क्योंकि डेक्लन राइस के पास दुनिया का पूरा टाइम था। वो बॉल को रिसीव किया, उसके बाद बॉल को टाइम लिया और उसके बाद उसने शॉट लिया। और इतना पूरा टाइम में जॉनी इवांस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जॉनी इवांस गैब्रियल के साथ अपना पूरा जो फिजिकल मारामारी है वो चीज चल रहा था फील्ड में। और उसके बाद गोल जब कंसीड कर लिए तो जॉनी इवांस एंड हैरी मैग्वायर रेफरी के ऊपर ही चल रहे थे कि ये तो फाउल था, ये तो फाउल था। मुझे वो चीज फाउल नहीं लगा किसी भी एंगल से। और उसके बाद लास्ट वाला जो गोल कंसीड किया वो भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का पूरा जो टीम आर्सेनल के हाफ में था। हम लोग इक्वलाइजर गोल के लिए हम लोग का पूरा टीम ऊपर में था। और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि हैरी मैग्वायर और जॉनी इवांस, इन दोनों के बस का तो बात नहीं है कि उतना सारा ग्राउंड वो लोग कवर करके वापस से अपने हाफ में वापस आए और उसके बाद लास्ट मैन टैकल करे। तो उनके पास तो ये स्पीड भी नहीं है और उनका एज भी नहीं है। तो वो चीज एक ही बंदा कर सकता था, वो है आपका एरन वन-बिसाका, लेकिन वो उस टाइम पे उस जगह पे था नहीं। तो लास्ट मैन टैकल किया डिएगो डालो और वो टैकल मिस कर गया और गैब्रियल जेसुस फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर कर दिया, वो भी होम ग्राउंड। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर गैब्रियल जेसुस ऑब्वियसली, एंड इट वाज अ वेरी वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर डेक्लन राइस। तो मोटा मोटी बात यही है कि हाँ, रेफरिंग डिसीजंस को लेके आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि हम लोग का बैड लक भी था कि हम लोग मैच के एंड में जाते हुए हम लोग अपना 5th चॉइस एंड 6th चॉइस जो सेंटर बैक पेयरिंग है उसके साथ मैच में प्रोग्रेस किए। क्योंकि ये हो ही सकता है ना, सीजन इतना बड़ा है और आपको इतना सारा कंपटीशंस में compete करना है। ये चीज तो हो ही सकता है कि आपका प्रेफरेबल जो पहला जो 4 सेंटर बैक्स है उसमें भी आपका लुक शॉ जो है वो सेंटर बैक नहीं है, लेकिन वो सेंटर बैक पोजीशन में खेल सकता है। ये हम लोग लास्ट सीजन में देख लिए थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहला 4 जो फेवरेबल पोजीशन सेंटर बैक में खेलने के लिए आपके पास प्लेयर है, अगर वो इंजरी के लिए बाहर हो जाते हैं तो आपके पास तो कोई क्वालिटी सेंटर बैक रहा ही नहीं ना। आपके पास हैरी मैग्वायर और आपके पास जॉनी इवांस है, तो इन लोगों के साथ आप कैसे कम्पीट करोगे? तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये सारा जो डिफीट्स हम लोग को झेलना पड़ता है, इट इज नॉट ऑन एरिक टेन हाग, इट इज नॉट ऑन आवर मैनेजर। कुछ लोग एरिक टेन हाग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया में। देखिए, राइवल्स फैन जो कर रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन अगर खुद के फैंस ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको गेम का जो नॉलेज है उसको थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। एरिक टेन हाग के पास अगर टूल्स नहीं होगा तो एरिक टेन हाग कैसे ये टीम बिल्डअप करेगा? अगर आपके पास बैकअप प्लेयर्स है ही नहीं तो आप कैसे कम्पीट करोगे? जब आपके पास आपका प्रेफरेबल जो 1st चॉइस, 2nd चॉइस, 3rd चॉइस सेंटर बैक्स ये लोग अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे कम्पीट करोगे? इसी चीज को ऑमिट करने के लिए ही तो एरिक टेन हाग डिमांड कर रहा था ना कि मुझे एक सेंटर बैक लाके दो, सेंटर बैक लाके दो। लेकिन हम लोग का बोर्ड जैसे इनकम्पिटेंट है, हम लोग नहीं ला पाए। कतर टेक ओवर भी नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग का जो एफएपी रूल्स है, हम लोग का जो डेट है वो क्लियर नहीं हुआ। और एफएपी रूल्स के तहत हम लोग अगर प्लेयर नहीं बेचेंगे तो हम लोग प्लेयर ला भी नहीं सकते, और अगर प्लेयर बेच भी देते तो उतना पैसा भी यहाँ नहीं मिलता। तो हम लोग कैसे खरीदे? और अगर नहीं खरीद पाएंगे तो एरिक टेन हाग तो मैजिशियन नहीं है ना कि जॉनी इवांस जो कि 36 है, जिसको कोई नहीं खरीद रहा है, हम लोग उसको लिए। और आर्सेनल जैसे मैचेस में हम लोगों को उसको यूज करना पड़ता है। मेरे ख्याल से इससे ही साफ साफ पता चलता है हम लोग की क्लब के जो बोर्ड मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ हम लोग की क्लब का जो मालिक है, वो लोग का जो मेंटेलिटी है, जो एम्बिशन है, वो साफ साफ दिखता है। और बीच में फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इमोशनली कनेक्टेड है अपने क्लब से। तो एक बार फिर से हम लोग एमिरेट्स स्टेडियम में गए और फिर से हम लोग हार के चले आए। देखिए, लास्ट वाला सीजन में जब हम लोग आर्सेनल के साथ हारे थे उस टाइम पे भी हम लोग का पूरा फर्स्ट टीम अवेलेबल नहीं था, और इस टाइम पे भी जब हम लोग फिर से आर्सेनल के साथ खेले और हार गए, इस टाइम पे भी हम लोग का फर्स्ट टीम पूरा अवेलेबल नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ये चीज कह सकता हूं कि लास्ट ईयर जो मैच हुआ था उससे हम लोग बहुत बेहतर खेले। और इस सीजन में जाते हुए जो पहला दोनों मैच हम लोग खेले थे, इसमें एक मैच हम लोग जीते भी, लेकिन फिर भी आफ्टर दैट मैच आई वॉज वेरी वेरी डिसगस्टेड अबाउट द परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी ये वाला मैच जो आर्सेनल के साथ हुआ, वो मैच हालांकि हम लोग हार गए, हाँ हारने का दुख है मुझे, लेकिन फिर भी आई एम नॉट डिसगस्टेड एट ऑल विद द परफॉर्मेंस, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, स्पेशली सीइंग व्हाट हॉयलैंड कैन ऐड टू दिस टीम। और उसके साथ साथ जब आपके दिमाग में और एक प्लेयर का नाम आएगा कि सोफियान अमराबाद आगे जाके हम लोग की टीम में खेलेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेगा। क्योंकि जॉनी इवांस के जगह पे अगर आप सोफियान अमराबाद
अमराबाद को भी खिला देते हो एट टाइम्स फॉर 5 to 10 मिनट्स, तो वो चीज भी बहुत बढ़िया रहेगा हम लोग के लिए। तो इसीलिए देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग का इंजुरी का जो लिस्ट है, जो कि दिन बे दिन बढ़ता ही जा रहा है, उस पर हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। मतलब आई एम क्वाइट सरप्राइज कि सीजन अभी शुरू हुआ और अभी इतने सारे प्लेयर्स एक के बाद एक इंजुरी हो रहा है इतने फ्रीक्वेंट बेसिस पे। तो यही देखने वाली बात होगी कि हम लोग का जो ट्रेनिंग हो रहा है और उसके साथ साथ जो फिजियो और हम लोग का जो पूरा मेडिकल टीम है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, ताकि हम लोग ये प्लेयर का जो इंजुरी लिस्ट है उसको मिनिमाइज कर सके। क्योंकि हम लोग का जो स्क्वाड है वो अभी बहुत ही थिन है और इंजुरी की वजह से हम लोग का स्क्वाड और भी ज्यादा थिन हो गया। अगर रिजल्ट हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग का जो बेस्ट फर्स्ट 11 है उसको ही पिच पे उतरना पड़ेगा। एरिक टेन हाग के पास वो लग्जरी नहीं है कि हम लोग बहुत सारे एकेडमी प्लेयर को यूज कर ले और कोई मैच निकाल ले। हम लोग कोई मैच में ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में जाते ही नहीं कि हम लोग मान लीजिए कि मैच के 67 या 65 मिनट्स हो और हम लोग 3-0 या 4-0 में मैच जीत रहे हैं, तो बाकी टाइम पीरियड के लिए हम लोग फर्स्ट टीम से जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दे दिए और बच्चे लोगों को खिला दिया। ऐसा कभी मैच में हुआ ही नहीं जो आपका मैन सिटी के मैच में देखने को मिलेगा, जो आपका किसी दूसरे बड़े टीमों के मैच में देखने को मिलेगा, जो एक टाइम पे फर्गुसन के अंडर जब हम लोग खेलते थे तब देखने को मिलता था। लेकिन एरिक टेन हाग ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि एरिक टेन हाग को मालूम है अगर मैच में हम लोग कोई भी एक प्लेयर को, जैसे कि ब्रूनो फर्नांडिस या कैसेमीरो, ऐसे कोई प्लेयर को अगर मैच से हम लोग उठा लेते हैं तो हम लोग वो मैच कभी भी हार सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। तब तक हम लोग एक टॉप लेवल में कंपीट नहीं कर पाएंगे जब तक हर एक पोजीशन में मिनिमम 2 क्वालिटी प्लेयर होगा आपके टीम में। तो वो हम लोग जब तक रीच नहीं करते तब तक एरिक टेन हाग को तो आप क्रिटिसाइज मत ही करो, ठीक है। एरिक टेन हाग को आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो एरिक टेन हाग को आप सपोर्ट करो। और वैसे भी ये एरिक टेन हाग का दूसरा सीजन है और अगर आप मिकेल आर्टेटा को देखो तो ये उसका 5वां सीजन है। आर्सेनल का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों से मिनिमम 2 साल आगे है, तो उसके साथ कंपेयर करने की कोई मतलब ही नहीं है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और इसी के साथ साथ और एक कंट्रोवर्सी वापस से चालू हो गया, मैच हारे कि नहीं, और उसके साथ साथ जेडन सैंचो का कंट्रोवर्सी चालू हो गया। तो देखिए मोटा मोटी ये जो कंट्रोवर्सी है इसको लेके मेरे ख्याल से बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत सारे चीज बोल दिए और आप लोगों को भी एज ए फैन, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तो आप लोगों को भी बहुत सारा चीज देखने को मिल गया, आप लोग बहुत सारा चीज जान भी गए। तो उसमें मैं नया कुछ ऐड नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है जेडन सैंचो को लेके कि लास्ट सीजन में जेडन सैंचो एक बड़ा टाइम पीरियड तक मैच से दूर था और उस टाइम पे एरिक टेन हाग उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द मीडिया एंड फ्रॉम एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड, और उसको एक पर्सनल ट्रेनिंग में डाला था और उसके बाद उसको धीरे धीरे टीम में ब्लेंड इन किया। तो जेडन सैंचो को जो सपोर्ट चाहिए था वो एरिक टेन हाग लास्ट सीजन में उसको प्रोवाइड किया, लेकिन फिर भी जेडन सैंचो का जो आउटकम है वो अप टू द मार्क नहीं है जैसा होना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से एरिक टेन हाग को ऑब्वियसली कुछ दिखा होगा कि ट्रेनिंग पिच पे भी उसका वो आउटपुट नहीं आता जो जितने दूसरे प्लेयर्स के आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि एरिक टेन हाग का ब्लाइंड लव है एंटोनी के ऊपर, मेरे ख्याल से वो ब्लाइंड लव नहीं है। एंटोनी ट्रेनिंग पिच पे अच्छा करता है और एंटोनी आपका जितना भी खराब खेले, एंटोनी डिफेंसिवली गुड है और उसके साथ साथ एंटोनी बड़ा बड़ा मैचेस में गोल भी स्कोर किए। एंटोनी लास्ट सीजन में आर्सेनल के साथ गोल स्कोर किया, लास्ट सीजन में मैनचेस्टर सिटी के साथ गोल स्कोर किया, लास्ट सीजन में एंटोनी बार्सिलोना के साथ वो वाला गोल स्कोर किया। और जेडन सैंचो ने ये सब भी कुछ नहीं किया। अगर जेडन सैंचो का कोई मेमोरेबल मोमेंट आता है तो वो आता है आपका लास्ट सीजन में लिवरपूल के अगेंस्ट में ओल्ड ट्रैफर्ड में जो वो गोल किया था, जो कंपोजर वो दिखाया था वो बढ़िया था। लेकिन उसके बाद जेडन सैंचो के अंदर वो चीज दिखाई नहीं। कुछ कुछ मैचेस में वो अच्छा खेला क्योंकि हम लोगों को लगता है वो अच्छा खेला, क्योंकि बाकी सारे मैचेस में वो इतना सबपर परफॉर्म करता है, तो इसलिए कुछ कुछ मैचेस में अगर 1-2 अच्छा पास खेल लेता है तो हम लोग को लगता है अरे वाह जेडन सैंचो तो बहुत अच्छा किया। तो हम लोग देखिए ये सीजन जब चालू हुआ था तो मैं पर्सनली कह सकता हूं ऑनेस्टली कि मैं जेडन सैंचो को बैक कर रहा था कि मेरे ख्याल से ये वाला सीजन उसको मिलना चाहिए। उसके बाद भी अगर नहीं चला तो उसको बेच दो। समर ट्रांसफर विंडो में न्यूज आ रहा था कि एरिक टेन हाग वाज रेडी टू सेल, अगर प्राइस सही मिलता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको छोड़ देगा। लेकिन हम लोग का बोर्ड जैसे इनकॉम्पिटेंट है इसलिए हम लोग ये चीज को भी सॉल्व नहीं कर पाए और अभी ये चीज पूरी दुनिया के सामने आ गया कि ड्रेसिंग रूम में जेडन सैंचो के साथ एरिक टेन हाग का कुछ बवाल है, क्योंकि जेडन सैंचो ने भी वो जो काउंटर में पोस्ट डाल दिया उसके बाद तो मेरे ख्याल से एरिक टेन हाग को किसी भी हालत में जेडन सैंचो को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीम में एक ही गुंडा होता है और वो गुंडा मैनेजर होता है। जब हम लोग के पास एलेक्स फर्गुसन थे ना, एलेक्स फर्गुसन ही वो टीम का गुंडा था।
जैसे मैनचेस्टर सिटी में अभी पेप है, जैसे लिवरपूल में आपका क्लॉप है। तो ये चीज होना चाहिए। सारे लोग तो चक दे इंडिया देखे है ना, तो शाहरुख खान का वो फेमस जो डायलॉग है, इस टीम का गुंडा मैं हूं, तो वो हर एक मैनेजर के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल फिट इन होता है, और वो चीज होना भी चाहिए। क्योंकि एरिक टेन हाग आने से पहले जितने भी सारे मैनेजर्स थे, वो सारे मैनेजर्स को जब हम लोग सैक किए तो वो सारे मैनेजर्स ड्रेसिंग रूम हो चुके थे। ड्रेसिंग रूम में प्लेयर पावर्स इतना बढ़ गया था कि हम लोग हमेशा, हम लोगों का जितना भी मैनेजर रहा है उसको हम लोग सैक कर दिए। टू मेंटेन दैट प्लेयर पावर हमेशा हम लोग का क्लब वो मैनेजर को ही स्केपगोट बना के मैनेजर को ही सैक किया। तो अभी वो चीज चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और वो चीज होना चाहिए। एरिक टेन हाग, अगर एरिक टेन हाग को लगता है कि जेडन सैंचो का जो ट्रेनिंग है उसका आउटपुट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर उसका मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलने का कोई औकात नहीं। तो इसीलिए अगर एरिक टेन हाग को लगता है कि जेडन सैंचो को बेच देना चाहिए या फिर जेडन सैंचो को वो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो मत कीजिए। हम लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा एरिक टेन हाग को, और ये चीज होना भी चाहिए। एरिक टेन हाग जैसा रूथलेस था वैसा ही रूथलेस एरिक टेन हाग को कंटिन्यू करना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। लास्ट सीजन में आप देखिए ना, एरन वन-बिसाका तो एरिक टेन हाग इंक्लूड ही नहीं किया था, लेकिन एरन वन-बिसाका कहीं पर भी आके कुछ बोला मीडिया में, कुछ नहीं बोला एरिक टेन हाग के अगेंस्ट में। उल्टा उसने क्या किया, उल्टा उसने हार्डवर्क किया और अपना जगह टीम में बनाया। ऐसा जगह बनाया कि अभी एरन वन-बिसाका को ही एरिक टेन हाग फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक के तौर पे चूज करता है हर एक मैच में जाते हुए। तो ऐसा आप कीजिए ना, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आप देख ही सकते हैं कि हैरी मैगवायर के साथ भी एरिक टेन हाग रूथलेस था, तो कैप्टेंसी से भी हटा दिया और उसके साथ साथ उसको फर्स्ट टीम फुटबॉल में इंक्लूड करना भी बंद कर दिया। ये चीज वो रोनाल्डो के साथ भी किया था, ये चीज वो सबके साथ ही करता है। अगर आपका गोल यही है कि आपकी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करे और वो एक वर्ल्ड क्लास टीम बने, तो आपको ये रूथलेसनेस दिखाना ही पड़ेगा। ये चीज आपका क्लॉप भी दिखाता है, ये चीज आपका पेप भी दिखाता है। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले जुआन कैंसेलो वाज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पेप ग्वार्डियोला के साथ बवाल हुआ तो पेप ग्वार्डियोला उसको निकाल दिया क्लब से। लेकिन यही चीज अगर मैनचेस्टर में होता बिफोर एरिक टेन हाग एरा, तो हम लोग क्या करते, हम लोग प्लेयर को रख देते थे, मैनेजर को सैक कर देते थे। तो ये चीज तो सही नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एरिक टेन हाग जो कर रहा है, इस चीज में मैं पूरा सपोर्ट करूंगा एरिक टेन हाग को। जेडन सैंचो ने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है मैनचेस्टर में आने के बाद उसको, और वो ये भी नहीं कह सकता कि उसको टाइम नहीं मिला। उसको टाइम मिला, लेकिन वो जितना भी टाइम मिला, और लास्ट सीजन में एरिक टेन हाग उसको जितना भी सपोर्ट दिया, और उसके बाद भी छोटा छोटा ग्लिम्स नहीं मिलता जेडन सैंचो के परफॉर्मेंस से। अगर जेडन सैंचो एरिक टेन हाग के साथ ये जो चीज है, ये जो इशू है, वो अगर रिजॉल्व नहीं कर पाता, स्पेशली अ मैनेजर लाइक एरिक टेन हाग जो कि कोई भी शुगर कोटिंग करके कोई बात नहीं कहता। आप लोग देखे हैं ना, लास्ट सीजन में राशफोर्ड 45 सेकंड्स ऐसा कुछ था ना, 45 सेकंड्स के लिए लेट आया तो राशफोर्ड को उसने टीम से बाहर बैठा दिया। तो जो 45 सेकंड्स अगर कोई लेट आता है उसको टीम से बाहर कर सकता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के लिए। तो जो प्लेयर आपके टीम के लिए अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको तो वो वैसे ही टीम से निकाल देगा, अगर वो सोशल मीडिया के आगे अगेंस्ट मैनेजर ऐसा बात कर दे। तो इसमें ये चीज साफ है कि एरिक टेन हाग जेडन सैंचो को अभी इंक्लूड नहीं करेंगे अनलेस एंड अंटिल एरिक टेन हाग के साथ जेडन सैंचो पर्सनली बातचीत करके इसका एक सॉल्यूशन लाता है, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग पिच पे भी अच्छा करे टू गेट सिलेक्टेड इन द टीम। तो देखते हैं आगे जाके, टाइम ही बताएगा कि क्या होता है। और उसके साथ साथ जो एंटोनी वाला न्यूज आया है उसको लेके भी मुझे कुछ कहना नहीं है अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारा चीज डिटरमाइन होना बाकी है। तो वंस इट इज कंक्लूडेड उसके बाद ही हम लोग कह सकते हैं कुछ। अभी मार्केट में जितना सारा एविडेंस आया और जितना सारा न्यूज और जितना सारा रिपोर्ट्स आ रहा है, और उसके साथ एंटोनी का भी जितना सारा स्टेटमेंट आया, तो उसके ऊपर अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर एंटोनी इज फाउंड गिल्टी तो वो एक अनदर मेसन ग्रीनवुड वाला चैप्टर हो जाएगा, और हम लोग का जो 100 मिलियन जो हम लोग खर्चा किए एंटोनी के ऊपर, वो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। हम लोग को वापस से एक राइट विंग के लिए जाना होगा मार्केट में शायद। तो वो चीज देखते हैं, जब वो चीज होगा तब उसको लेके बात करेंगे। अभी उतना स्ट्रेस लेने का मन नहीं कर रहा है, स्पेशली जब आपका गेम वीक में आप उतना भी खराब नहीं खेले, लेकिन आप एक ड्रॉ भी नहीं निकाल पाए, आप मैच पूरा हार गए, और उसके साथ साथ
आपका जेडन सैंचो वाला भी ये सागा चल रहा है और उसके साथ साथ क्लब का सेल को भी लेके वो सागा चल रहा है। तो अभी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इनटेक, तो अभी मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, तो उसको लेके मैं बाद में बात करूंगा। तो मोटा मोटी ये वाला वीडियो में मेरा जितने भी सारे पॉइंट्स थे रिगार्डिंग आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच, तो वो मैं कवर कर दिया और उसके बाद जेडन सैंचो को लेके भी जितने सारा पॉइंट्स थे वो भी मैं बोल दिया। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वाले वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जो लोग चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो को शेयर कीजिए जिनको फुटबॉल पसंद है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।